हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 का जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, जो हमारा वाई कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क या हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क है, जिसमें हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है। तो मतलब हमने क्लास 11 की जो हमारी फर्स्ट बुक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। टोटल 14 लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट किया है। फिर एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा सीरीज चला था, उसमें हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि अप्रोक्स 57 लेक्चर में कंप्लीट है, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक था। उसके बाद हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस किया है एम लक्ष्मीकांत का, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर जो हमने अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करना था, उसमें हमने एशियन मिडिवल कंप्लीट कर लिया। और जो हमारा मॉडर्न है वो चल रहा है। इस संडे हमने 5वां लेक्चर उसमें डिस्कस किया था, यानी कि 2007 से लेकर के 2010 के क्वेश्चंस हमने 5th लेक्चर में डिस्कस किया था मॉडर्न हिस्ट्री का। एशियंट और मिडिवल कंप्लीट है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर दिया गया है पॉलिटिकल, वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और द ओशियन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप जो भी स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी से रिलेटेड, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और टाइम टू टाइम उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में जो कि हमारा चैप्टर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है, हमने क्लास 6 से लेकर के 10 तक सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस को, यानी कि जो हमारा सिविक्स है, उसमें हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में डिस्कस किया था। अब हम जो हमारा जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, तो हर एक जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में प्रॉपरली एक पूरी थ्योरी बन जाती है, मतलब पूरी बुक बन जाती है। उसका स्टैंडर्ड और ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि हमने सिर्फ 10 तक की बात करें, 6 से 10 तक में, तो हमने सिर्फ एक सिविक्स की बुक पढ़ी थी। 11th में आती पॉलिटिकल 2 हो गया। जब हम 12th में जाएंगे तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा इंडियन पॉलिटी, एक हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप बीए पॉलिटिकल ऑनर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको और से सब्जेक्ट मिलेंगे पॉलिटिकल ऑनर्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल के सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड अप होते जाता है, ऊपर की ओर होते जाता है, वैसे वैसे बुक का जो स्टैंडर्ड है वो भी पार्ट बाय पार्ट डिवाइड होते जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। सेकंड बुक जो है वो हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी मतलब हो जाता है एक तरीके का आइडिया, किस आदमी ने किस तरीके को मतलब एक्सप्रेस किया, अपने वर्ड में क्या आइडिया दिया, उसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर साइंस की बात करें, तो साइंस में कुछ थ्योरीज रहती हैं, कुछ प्रैक्टिकल रहती है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करें, तो उसमें कुछ थ्योरी के रूप में हमें देखने को मिलता है, और वही जब हम लैब में जाते हैं तो उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो थ्योरी का मतलब होता है एक तरीके से आइडिया बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी, कि किस सब्जेक्ट को किसके द्वारा, किस ऑथर के द्वारा, या किस राइटर के द्वारा, किस फिलोसफियर के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया गया, वो हो जाता है हमारा थ्योरी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो संबंध है वो किस पे डिपेंड रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है। तो उनकी अपनी थ्योरी हो गई। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल का जो थ्योरी है, उसको हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी कहते किसे हैं। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर पॉलिटिक्स कहते किसे हैं। फिर हम समझेंगे कि जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी है, हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। फिर हम ये भी समझेंगे कि रिलेवेंट क्या है आज के समय में पॉलिटिकल थ्योरी का। फिर बात करेंगे पुटिंग पॉलिटिकल ट्राई टू प्रैक्टिस। फिर हम देखेंगे कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे और इसमें हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात समझे सिटीजन्स के बारे में, यानी कि नागरिक के बारे में, तो नागरिक के रूप में हम
पर एक दूसरे का क्या ऋण है वो हम समझते हैं, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उस पे एक दूसरे का क्या कर्ज है, यानी कि हम बातें करते हैं क्या ओन है। वहीं पे अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एग्जामाइन करता है क्वेश्चंस का कि किस तरीके का ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टमेटिकली thinking about the values that inform political life, values such as freedom, equality and justice। मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वह किस तरीके के प्रश्नों का जांच करता है कि उन मूल्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचता है जो राजनीतिक जीवन को सूचित करते हैं, जैसे कि हमारा स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है। तो ये होता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, इन क्वेश्चंस को एग्जामाइन करता है बड़ी ही सिस्टमेटिक तरीके से। अगर हम बात करते हैं अब, ये तो एक छोटा सा पार्ट था इंट्रोडक्शन का, अब बात करते हैं कि आखिर पॉलिटिक्स कहते किसे, यानी कि राजनीति कहते किसे हैं। अक्सर हम सब ने अगर राजनीति का नाम सुनते हैं या राजनीति पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें हमारे माइंड में एक इमेज बन के आता है कि जो पॉलिटिशियन, जो नेता सब होते हैं, जो वो शासन करते हैं वो पॉलिटिक्स होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपनी सर्विसेज देते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं होता। पॉलिटिक्स का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स या बात करते हैं राजनीति के बारे में, राजनीति, तो राजनीति जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, राज्य प्लस नीति। यानी कि राज मतलब हो जाता है आपका स्टेट, नीति मतलब हो जाता है पॉलिसीज। यानी कि राज्यों को चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है स्टेट को रन करने के लिए, वो होता है हमारा पॉलिटिक्स। तो इसमें हम समझेंगे कि अगर हम आज तक हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, स्टडी ऑफ पावर और स्ट्रगल फॉर पावर, यानी कि शक्ति का अध्ययन और शक्ति के लिए संघर्ष क्या है, राजनीति है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स का अर्थ ये निकल के आता है कि स्टेट को रन करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो है हमारा राजनीति। और यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज राजनीति, यानी कि राजनीति क्या है। तो राजनीति है स्टडी, यानी कि शक्ति का अध्ययन, और पावर का स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष, यानी कि सत्ता के लिए संघर्ष, सीधा सीधी कह सकते हैं सत्ता के लिए संघर्ष। नो सोसाइटी कैन एग्जिट विदाउट सम फ्रॉम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कलेक्टिव डिसीजंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, कोई भी समाज किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता है। ये चीज होता है हमारा राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स। क्या क्यों, क्योंकि हम बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के हम ये माने, मतलब इसको हमारा सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है कि हमारा कोई सोसाइटी हो या कोई सामाजिक, या अगर हम बात करते हैं कोई भी समाज किसी भी प्रकार के जो राजनीतिक संगठन या समूह है उनके निर्णय के बिना अस्तित्व में हो। क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो क्या करता है, स्टेट को रन करने के लिए पॉलिसियां बनाता है, नीतियां बनाता है। यदि हम बात करते हैं कि आखिर भाई ये तो राजनीति क्या है वो तो हो गई, लेकिन ये तो बता दो राजनीति का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है पॉलिटिक्स का, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है वो अभी मैंने बताया है कि जो राज्यों को चलाने के लिए जो पॉलिसियां बनाई जाती है ना, वो होती है राजनीति। ये इसका अर्थ है, डिफिनेशन नहीं है, ये अर्थ है, यानी कि मीनिंग है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राजनीति क्या है। तो यानी कि जो अगर आपसे पूछता है, दो तरीके से सवाल पूछ सकता है कि भाई तुम ये बताओ व्हाट इज पॉलिटिक्स, या ये बताओ राजनीति क्या है। तो वहां पे आपको आंसर देना है कि स्टडी ऑफ पावर एंड सॉरी स्टडी ऑफ पावर एंड स्ट्रगल ऑफ पावर ही हमारा पॉलिटिक्स है। अगर आपका मीनिंग पूछता है कि भाई ये बताओ मीनिंग क्या है पॉलिटिक्स की, तो उसमें आप बताओगे कि पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है, यानी कि जो राजनीति का अर्थ है, राज्यों को चलाने के लिए जो पॉलिसियां बनाई जाती है वो है हमारा राजनीति। यानी कि जो राजनीति है वो एक, जो हमारा पॉलिटिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल के बना है, किससे, तो पॉलिस से। जो पॉलिसीज है यानी कि पॉलिटिक्स है वो किससे बना है, पॉलिस से बना है। पॉलिस से, यानी कि ग्रीक के पॉलिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है नगर।
और नगर को चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो होता है हमारा पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, मतलब हो गया ये राजनीति का। अब हम बात कर रहे थे राजनीति है क्या, यानी कि पॉलिटिक्स क्या है। यानी कि अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति को परिभाषित करने के लिए हम इसे सामान्य तौर पे अलग अलग स्टेज पे हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीतिक शासन है करने की एक कला और राजनीतिक सरकार को क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देता है, वो है हमारा पॉलिटिक्स। जैसे भी हमने यहाँ पे बात किया स्टडी ऑफ पावर और स्ट्रगल फॉर पावर, सॉरी स्टडी ऑफ पावर और स्ट्रगल फॉर पावर पॉलिटिक्स है क्या। फिर अगर हम बात करते हैं राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करता है, वो है हमारा पॉलिटिक्स। फिर वही पे बात करते हैं जैसे कि जो राजनीति है, राजनीति भागीदारी करना सिखाता है, तो हमारा पॉलिटिक्स है वो पार्टिसिपेट करना सिखाता है। लेकिन जो कॉमन पीपल है उनका जो सम्मान राजनीति की जो परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधन से जुड़ गया। अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो निजी स्वार्थ के साधनों से जुड़ गया। लेकिन जो एक्चुअली मतलब है, तो एक्चुअली जो राजनीति है तो वो क्या है, उस जो हमारा राजनीति प्रशासन चलाने की जो विवाद है, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो है हमारा पॉलिटिक्स। A number of social institutes such as the family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us find a way of living together, acknowledging our obligations to others। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपको नजर आता है कि जो लोगों की जो जरूरतें हैं या आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए जो कई सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे फैमिली हो गई, जनजाति, आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन। फिर अब बात करते हैं इससे तरह जो सीमाएं से एक दूसरे के प्रति क्या अपने दायित्व को स्वीकार करते हुए एक साथ रहने के तरीके में क्या करता है, पॉलिटिक्स हमारी मदद करता है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि सरकार कैसे बनती है और वो कैसे कार्य करते हैं, यह राजनीति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जैसे कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट चुना जाता है, जो गवर्नमेंट इलेक्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, पीपल्स के द्वारा। यानी कि जनता अपने प्रतिनिधित्व को मतलब खुद से चुनती है। तो यानी कि सरकार कैसे बनाई जाएगी और सरकार की रणनीति क्या होगी, क्या फंक्शन होगा, किस तरीके से काम करेगा, वो हमारे पॉलिटिक्स का क्या होता है, एक फोकस पॉइंट, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट बनता है। फिर बात करते हैं बट पॉलिटिक्स इज नॉट अ कन्फेक्टेड टू द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम राजनीतिक सरकार के मामले के तर्क तर्क तक ही सीमित नहीं है, यानी कि जो हमारा पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, वो उससे भी क्या है, आगे है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो क्या है, रिलेवेंट है। क्यों, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है पीपल के लाइफ पे, यानी कि लोगों के जीवन पे अलग अलग तरीकों से। जैसे कि हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसीज, ये सब क्या करते हैं, जो पीपल है कंट्री के अंदर, जो नागरिक हैं, देश के अंदर जो नागरिक हैं, स्टेट के अंदर जो नागरिक है, उस पर वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है गवर्नमेंट जो भी काम करते हैं। इसीलिए वो क्या बन जाता है, एक रिलेवेंट बन जाता है, यानी कि एक प्रासंगिक बन जाता है। अगर हम बात करते हैं सिंस द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इफेक्ट अस डीपली, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो पीपल्स के ऊपर डीपली यानी कि बहुत ही गहरी तरीके से प्रभाव करती है, और इसलिए पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट रहता है, यानी कि लोगों का उसमें सक्रिय रुचि, मतलब जो पीपल्स है उसमें अपना इंटरेस्ट लेते हैं कि सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई पब्लिक के लिए। जब भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ, जब भी सरकार बजट पेश करती है, एग्जाम्पल के तौर पे जब सरकार बजट पेश करती है तो उसको हर मोस्ट ऑफ द पब्लिक देखती है कि सरकार ने इस बार किस में छूट दी है, क्या नई पॉलिसीज लाई है, किस पे कितना इन्वेस्ट करेगी, हेल्थ पे कितना करेगी।
क्यों? क्योंकि सरकार जो भी काम करेगी उसका डायरेक्ट और डीपली इम्पैक्ट किसके पे पड़ता है, तो पब्लिक के लाइफ पे पड़ता है। इसलिए पब्लिक सरकार के द्वारा जब भी कोई कार्य लिया किया जाता है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट रहता है कि आखिर सरकार उनकी पब्लिक के लाइफ के लिए क्या कर रही है और किस तरीके की पॉलिसियां ला रही है। फिर when people disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to proceed यानी कि pressurized the government to change the existing law। कभी कभी ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज लाई जाती हैं तो वो पब्लिक उससे डिसएग्री रहती है, तो उसके अगेंस्ट में क्या करती है पब्लिक, जाके अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, ताकि वो उस पॉलिसीज को बदल दे या उसमें कुछ अमेंडमेंट लाए जिससे पब्लिक एग्री हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो हमारा रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यू फार्मिंग लॉ था वो लाया गया था, तो उससे हमारे जितने भी जो फार्मर्स थे वो डिसएग्री थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किया, अपना प्रोटेस्ट रिप्रेजेंट किया, गवर्नमेंट के सामने अपनी नाराजगी रखी, तो इससे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। तो पॉलिटिक्स में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, एक आम पीपल भी पार्टिसिपेट करता है जब वो सरकार के फैसलों से क्या हो, डिसएग्री हो, या पब्लिक अपनी सरकार को चुनने में भी क्या करती है, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है। यानी कि बहुत से तरीके से क्या है, पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे में क्या रखते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन के अंदर यानी कि देश के अंदर। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट कैसे चुनी जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी और गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करेगा, ये हमारा पॉलिटिक्स का क्या है, एक फोकस पॉइंट है। तो इसीलिए ये फोकस पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सरकार जो बनेगी, चुनेगी तो उसको पब्लिक ही कि भाई हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव इस पार्टी का चाहिए, या इस ग्रुप का ये लीडर हमारा जो लीडर होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस पार्टी का होगा या ये कैंडिडेट होगा। तो इस तरीके से सरकार को पब्लिक ने चुना और वही जो रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा वो क्या करेगा, पब्लिक के लिए पॉलिसियां बनाएगा, और यदि पब्लिक उससे डिसएग्री होगी तो वो क्या करेगा, अपने लीडर या अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो क्या करेगा, प्रोटेस्ट या नाराजगी रिप्रेजेंट करेगा पीसफुल। तब उसमें क्या, गवर्नमेंट को उस पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे तब जाकर के, जिससे कि वो पब्लिक एग्री हो। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर सबकी भागीदारी शामिल होती है, चाहे वो आम पब्लिक हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों की भागीदारी पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसलिए आखिरकार जो राजनीतिक है इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि हमारे और हमारे समाज के लिए उचित और वांछनीय यानी कि डिजायर क्या है, और इसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं या होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है उसके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब दोनों पार्टिस यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर एक गवर्नमेंट और पब्लिक जब दोनों पार्टिसिपेट करती है, तो इससे क्या होता है, एक पॉलिटिक्स एयर्स उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम बात को करते हैं तो राजनीति की इस तथ्य की उत्पन्न होती है जिससे हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या वांछनीय है, इसके बारे में हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं, इनसे समाज में चलने वाली कई बातचीत शामिल होती हैं जिसके माध्यम से समूह निर्णय लेता है, यानी कि जो ग्रुप है वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम राजनीति हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी है यानी कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है में जीवन में हमें अलग अलग जो पहलू है का स्टडी करना यानी कि अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, इस पे अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हमें यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करता है,
अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, या अगर हम बात करते हैं हमारे जीवन के जो विभिन्न पहलू उनके अध्ययन करते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि पॉलिटिकल सिद्धांत। जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है इसमें, स्वतंत्रता यानी कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, फिर धर्मनिरपेक्ष, न्याय यानी कि जस्टिस, ये सब इसमें शामिल है। फिर वहीं पे बात करते हैं किसके, तो डिफरेंट कंट्री में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय enshrining them in their constitutions as it's the case with the American and Indian constitutions। यानी कि अगर हम बात करें तो विभिन्न देश के जो मूल्यों को अपने संविधान में शामिल करके उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। फिर जो अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, ये दस्तावेज सिर्फ रातों रात सामने नहीं आई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, दिस डॉक्यूमेंट डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट, दे आर बिल्ड अपॉन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल डिबेट ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, एरिस्टोटल टू जैन जैक्यूज। फिर उसके बाद बात करते हैं किसके, जैक्स के बारे में, जैक्स, रेसू, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि ये दस्तावेज सिर्फ रातों रात नहीं आए, वो कौटिल्य, अरस्तु से लेकर के जीन जैक्स, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और अंबेडकर के द्वारा भी ये डॉक्यूमेंट इमर्ज किए गए हैं। फिर बात करते हैं एज फार बैक एज द 15th century BC, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस्ड विथ देयर स्टूडेंट वेदर मोरार्ची और डेमोक्रेसी वॉज बेटर। यानी कि अगर हम बात करते हैं 15th century BC में प्लेटो और अरस्तु ने अपने छात्रों के साथ चर्चा किया था कि राजशाही बेहतर है या डेमोक्रेसी। आज के टाइम पे हमें मोनार्ची बहुत से कंट्री में देखने को मिलती है और लोकतंत्र भी बहुत से कंट्री में देखने को। अगर हम मोनार्ची की बात करते हैं तो हमें नॉर्थ कोरिया में मोनार्ची देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारी कंट्री से बढ़िया कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए। सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए का है, और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यानी कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो उस पर अपना प्यारा देश भारत आता है, यानी कि इंडिया। तो 15th सेंचुरी बीसी में प्लेटो और एरिस्टो के द्वारा अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया गया था कि कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा माना जाएगा, मोनार्ची सिस्टम या डेमोक्रेसी सिस्टम। मोनार्ची सिस्टम सबसे ज्यादा पावर सेंटर के पास यानी कि राजा के पास होता है, डेमोक्रेसी में जनता के पास होता है। यानी कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए डेमोक्रेसी अच्छा है, और कुछ पीपल्स के लिए क्या होता है, हर पीपल्स का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ के लिए डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छा होता है, किसी के लिए मोनार्ची सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम मोनार्ची सिस्टम के जो लोग मोनार्ची सिस्टम के फेवर्स में करते तो उनका अपना पॉइंट व्यू अलग अलग होता है। उसमें कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर होती है वो स्टेबल रहती है, एक के हाथ में ही शासन रहती है, डिसीजन लेना अच्छा हो जाता है उसमें। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते तो डेमोक्रेसी में कहता है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, पब्लिक की आम पब्लिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है, गवर्नमेंट आंसरेबल रहता है कॉमन पीपल्स के। तो हर पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों सिस्टम से लेकर के अलग अलग हो सकता है, और किसी के लिए डेमोक्रेसी अच्छी मानी जा सकती है, किसी के लिए मोनार्ची सिस्टम अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो रूसो ने पहली बार मानव जाति के मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता के लिए क्या दिया था, तो तर्क दिया गया था। जैसे कि अगर आज हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, वैसे 36 है, सॉरी 35 तक, आर्टिकल 35 तक वो हमारी क्या करता है, फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करता है। और आर्टिकल 21 में अगर हम बात करते हैं इसमें हमें 30 और मौलिक अधिकार दिए गए। तो यानी कि जो मॉडर्न टाइम में आधुनिक समय में बात करते हैं, तो रूसो ने पहली बार कहा था कि जो फंडामेंटल राइट के रूप में क्या कहा था कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना तर्क दिया था कि भाई मौलिक अधिकार पब्लिक के पास होना चाहिए, और जिस पब्लिक के पास मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्र होगा। इस चीज को लेकर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, एक एक्सप्लेनेशन दिया था, एक अपना पॉइंट रखा था कि भाई मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता के लिए तर्क उनके द्वारा ये दिया गया था। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने ये तर्क दिया था कि जो समानता है स्वतंत्रता की जितनी ही, मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि समानता स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण, यानी कि स्वतंत्रता में समानता ही
महत्वपूर्ण है। ये बात, ये तर्क किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया था। फिर अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ द जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी हिंद स्वराज, उन्होंने उसमें इस जो जेन्युइन फ्रीडम है यानी कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दायरे में अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जोरदार तर्क दिया था कि जो अनुसूची जनजाति हैं, जिसे हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और इस तरह से उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है जो संविधान, सरकार और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तरीके से आकार देता है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन्स के द्वारा अगर हम बात करते तो जो फ्रीडम है उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से तर्क दिया गया था, यानी कि डिस्कस किया गया था। जैसे कि हमने बात किया तो जो हमारे रूसो थे उनके लिए जो स्वतंत्रता क्या थी, वो मौलिक अधिकार था। कार्ल मार्क्स के लिए सामान्यता था। महात्मा गांधी के लिए बात करें जो कि उन्हें हिंद स्वराज किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें क्या कहा था? वास्तविक स्वतंत्रता या राज्य के अर्थ पर चर्चा। तो स्वराज के अर्थ पर उन्होंने चर्चा किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके उनको विशेष प्रोटेक्शंस के लिए प्राप्त होनी चाहिए और यही राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है जो संविधान, सरकार और सामाजिक जीवन को क्या कहता है? व्यवस्थित रूप से आकार देता। तो हर एक पर्सन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखा कि फ्रीडम क्या होना चाहिए। वहीं पे बात करते हैं यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि जैसी अवधारणाओं का अर्थ क्या है? तो अस्पष्ट है। फिर बात करते हैं यह कानून के शासन, शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा आदि जैसे सिद्धांतों को महत्वपूर्ण जांच कराता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। इसीलिए हमें जो राजनीतिक सिद्धांत है वो पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यह अप्रासंगिक क्यों है, यानी कि व्हाई इज दिस रिलेवेंट नाउ? आज के समय भी में जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो रिलेवेंट क्यों है? यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि अगर हम बात करते हैं तो उसपे हमें 3 चरण देखने को मिलते हैं, 3 स्टेप देखने को मिलता है कि आज के टाइम पे क्या है कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो रिलेवेंट क्यों है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी हैव नॉट केस्ड टू क्रॉप अप। यानी कि भारत स्वतंत्र और यानी कि स्वतंत्र और स्वतंत्र है। स्वतंत्रता और समानता के प्रश्न थामने का नाम नहीं लेते हैं। पहला, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में उठते हैं और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति के रूप में लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, हालांकि जो समानता है राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकारों के रूप में मौजूद हो सकती है या आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों के समान सीमा तक मौजूद नहीं है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी दे रखा है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि जो राज समानता है वो राजनीतिक क्षेत्र में क्या है? समान अधिकारों के रूप में हमें देखने को तो मिलता है। यानी कि जो ये हमें फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी दिया गया है वो किसके बेस पे दिया गया है? ये हमें पॉलिटिकल की, राजनीति की बेस क्षेत्र में तो दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने जब फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था एम लक्ष्मीकांत की बुक से, तो उसमें हमने क्या कहा था? जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक को प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है। तो यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता का अधिकार मौजूद है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्तर पे हम देखते हैं तो वो मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर कोई एक एक्स पर्सन है और ये काम करता है प्रोफेसर का, और एक वाई पर्सन है जो काम करता है पियोन का। प्रोफेसर और ये क्या है? पियोन है। यानी कि हम इसको मान लेते हैं ड्राइवर का काम मान लेते हैं।
तो क्या इनको सेम सैलरी दी जाती होगी? नहीं, अलग अलग दी जाती होगी। भाई इसको अगर 50,000 दी जाती होगी तो इसको 10,000 दी जाती होगी। तो यहाँ पे हमें क्या है, सोशल यानी कि सामाजिक स्तर पे क्या है, एक आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। तो इसीलिए सामाजिक स्तर पर क्या है, हमें सामाजिक क्षेत्र में या अगर आर्थिक रूप से हम बात करते तो वो हमें समानता देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम बात करते एक अगर एक्स पर्सन बिजनेसमैन है तो ये ज्यादा रिच होगा कंपेयर टू अगर एक वाई पर्सन है जो कि अपना एक छोटा सा दुकान चलाता हो। तो यहाँ पे हमें क्या है, सामाजिक स्तर पे क्या है, हमें इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे क्या बताने की जरूरत पड़ी, तो इसलिए आज हम ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अभी भी प्रासंगिक क्यों है। दूसरे रीजन की बात करते हैं। तो सेकेंडली में रखा गया, थॉट फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस इन ऑल टाइम। यानी कि हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी तो है जो कि आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में 6 और राइट्स दिए गए। ये आपको 6 राइट्स कौन कौन से अंडर आर्टिकल 19 वो आपको बताना। तो स्वतंत्रता की तो गारंटी दी गई है, लेकिन हमें हर समय नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें हर टाइम पे क्या है, तो नए नए एक्सप्लेनेशंस की जरूरत पड़ती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जीवन के अधिकार की व्याख्या न्यायालय द्वारा आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ किसके अंदर आती है, आर्टिकल 21 के अंदर आती है। आर्टिकल 21 के अंदर तो लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई थी तो उसमें 30 और फंडामेंटल राइट इसमें बताए गए थे कि आर्टिकल 21A के अंदर 30 और फंडामेंटल राइट है, जिसमें से एक आता है हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो क्या है, कोर्ट के द्वारा टाइम टाइम पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। यानी कि फ्रीडम की जो एक्सप्लेनेशन है वो बार समय समय पर इसकी दी जा रही है। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है आज के टाइम पे क्या है, एक रिलेवेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक प्रासंगिक देखने को मिलता है। फिर वही पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो गारंटेड की गई है किसके द्वारा को, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। और इसमें अमेंड और एक्सपेंडेड ओवर द टाइम थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर द डिजाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स। यानी कि हमारे संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकारों की जो गारंटी दी गई है उसको न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियों के माध्यम से समय के साथ संशोधित और विस्तारित किया गया है, जिन्हें कई समस्याओं के समाधान के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर मिलता है, अधिकार मिलता है कि वो 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड हाफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट। इन 3 तरीकों से क्या है, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। वो हमारे फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकता है, जोड़ सकता है या हटा सकता है। जैसे हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव करके उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, तो फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। बस ये हो क्या कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज ना करे, जिसका रिव्यू कौन करेगा, जिसका रिव्यू किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। यानी कि न्यायपालिका इसकी व्याख्या करेगा कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है या नहीं। यदि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत उसे क्या करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, यदि हमारे फंडामेंटल राइट का कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा हो तो ये बात इसलिए हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, एक रिलेवेंट, आज के टाइम पे भी हमें रिलेवेंट देखने को मिलता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, हम स्वतंत्रता के लिए नए आयामों के साथ स्वतंत्र के लिए नए खतरों की खोज करते हैं, मतलब खोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो विश्व समाचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इज अ मेकिंग इज अ इरेजर टू एक्टिविटीज टू नेटवर्क विथ वन अदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स फॉरेस्ट, बट इट आल्सो एनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल टू नेटवर्क। यानी कि अगर हम
ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें के लिए क्या है, जो जनजातीय संस्कृति और जंगलों की रक्षा के लिए क्या है, दुनिया भर में एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाना आसान, यानी कि नेटवर्क बनाना आसान बना रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम आतंकवादी जैसी बात करें या अपराधियों के नेटवर्क की बात करें तो बनाने में क्या वो सक्षम बताता है या कि सक्षम बनता है। तो यहाँ पे हमें कि इसलिए क्या बोलते हैं, हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो आज के टाइम पे रिलेवेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं इस बारे में, एज अ रिजल्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ राइट रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू द पीपल यूजिंग नेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं नतीजन, अगर हम बात को सवाल उठाते हैं कि नेट का इस्तेमाल करने वालों की कितनी आबादी यानी कि आजादी दी जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं कि पुटिंग पॉलिटिकल ट्राई टू प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करने के लिए राजनीतिक प्रयास करना, यानी कि जो राजनीतिक प्रयास है। अगर हम बुक की बात करें तो यानी कि अगर हम बात करते हैं इस पाठ्य पुस्तक में जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है, इसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत के एक पहलू पर अध्ययन केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारे क्या राजनीतिक विचारों से उत्पत्ति होता है, अर्थात और महत्व से संबंधित है, जिसमें हम परिचित जैसे स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि पर है। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की बात करें, उनके द्वारा ये पूछा गया है कि फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डिफिनेशंस, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतकारों ने पूछा है कि स्वतंत्रता, समानता क्या है और विधि परिभाषित प्रदान की गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हर एक पर्सन के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स हमें लाइफ में एक बेसिक कैलकुलेशन सिखाता है। उसी तरीके से जो हमारा उसी तरीके से जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है, वो हमारे पॉलिटिकल से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में वो बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे फंड यानी कि हमारे ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी। तो वो हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे एक बेसिक मैथमेटिक्स हमारे लाइफ में कैलकुलेट करने का काम करता है। जैसे कि अगर बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ ट्रायंगल और स्क्वायर, वी काउंटर मैनी डिफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम, यानी कि जिस तरीके से हमने मैथमेटिक्स में ट्रायंगल और स्क्वायर का डिफिनेशंस पढ़ा था, समझा था और एक बेसिक कैलकुलेशन सीखा था, उसी तरीके से जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो डिफिनेशंस देता है इक्वालिटी और फ्रीडम का और जस्टिस का। क्योंकि जो इक्वालिटी है वो कंसर्न है किसका, रिलेशनशिप्स का, विद अदर ह्यूमन बीइंग अदर देन द विथ थिंग्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, वो क्या करता है अदर ह्यूमंस के साथ वो क्या करता है रिलेशंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समानता जैसे जो शब्द है वो चीजों के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंध से संबंधित रखता है। ह्यूमंस बीइंग्स एंड लाइक थिंग्स हैव ऑप्शंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी, यानी कि मनुष्य चीजें को विपरीत समानता जैसे मुद्दों पर राय रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, लोग अक्सर दुकान या डॉक्टर के, जब हम बात करते हैं जो पीपल से अक्सर कहाँ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं दुकान या डॉक्टर के प्रतीक्षालय या सरकारी कार्यालयों में कतार में लगे रहते हैं, हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक इक्वालिटी का कंसेप्ट देखने को मिलता है। But also many poor people cannot to go to shop or the doctor because they have no money for pay a good service, यानी कि आज के टाइम पे बात करें बहुत से ऐसे जो गरीब लोग हैं वो हमें डॉक्टर या शॉप्स के पास जाते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अच्छी सर्विस और अच्छी वस्तुएं लेने के लिए। इस प्रकार समानता का हमारा विचार काफी जटिल हो जाता है। हमारे पास कई परिभाषाएं होने के कारण भी यह समानता का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे कि अभी हमने बात किया कि अगर कोई पर्सन, यानी कि चाहे वो रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, डेमोक्रेसी में जब वो वोट देने जाएगा, वोटिंग टाइम पे जाएगा, तो हर एक पर्सन सेम लाइन पे खड़ा दिखेगा। एक ही लाइन में हर एक कैटेगरी का पर्सन दिखने को मिलेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, साइकिल चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, कोई भी हो, वो हमें एक लाइन में देखते हुए देखने को मिलेगा। तो वहां पे हमें पता चलता है कि भाई राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता है। लेकिन वही चीज बात आ जाती है जब कहीं अच्छी सर्विस या गुड्स परचेज करने की, तो वहां पे हमें काफी ज्यादा असमानताएं देखने को
मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारी डिफिनेशन है, इक्वालिटी की जो डिफिनेशन है वो क्या हो जाती है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कि काफी जटिल हो जाती है। और पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट है वो क्लियरलीफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट को, जैसे यानी कि बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन द अदर लैंग्वेजेस। यानी कि राजनीतिक सिद्धांतवादी द्वारा जो राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को यह देखकर स्पष्ट करते हैं कि उन्हें सामान्य भाषा में कैसे समझा और उपयोग किया जाता है। They also debate and examine the diverse meaning opinions in the systemic manner, यानी कि वे एक व्यवस्थित तरीके से विधि के अर्थों और विचारों पर बहस पर जांच करते हैं। एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी, यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसा कि समानता के मामले में, वैसे ही स्वतंत्रता, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी जो अन्य अवधारणाएं हैं के मामले में राजनीतिक सिद्धांतवादी रोजमर्रा की राय के साथ जुड़ते हैं, संभावित है कि अर्थों को पर बहस करते हैं और नीति विकल्प को खत्म करते हैं। अब बात करते हैं व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की जरूरत क्यों है या हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर बात करें भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं, समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाली जो नागरिक है बनाने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ता है। यानी कि इन फ्यूचर में जो भी हमारे मतलब इन फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर में जो भी समस्याएं आती हैं उसमें क्या है, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए या एक अच्छा डिसीजन लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी बनने यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं ताकि इन फ्यूचर में कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको एक अच्छी तरीके से क्या करें, तो उस पर एक डिसीजन ले सके, इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले जो राजनीतिक सिद्धांत है उपरोक्त की जो लक्षित समूह के लिए प्रासंगिक है। हालांकि स्कूल के छात्रों के रूप में हम भविष्य के उपरोक्त व्यवसायों की किसी एक चुन सकते हैं और इसलिए प्रोफेशनल्स के रूप में यह हमारे लिए क्या हो जाता है, एक प्रासंगिक हो जाता है। सेकेंडली वी आर ऑल गोइंग टू सिटीजनशिप इंटेंड टू वोट एंड डेडिकेट अदर इश्यूज, यानी कि दूसरे पे हम बात करते हैं तो हमें अपने वोट देने और अन्य मुद्दों को तय करने के हकदार नागरिक बनाने जा रहा है। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करता है, हम जो वोट देने जाते हैं, जो हमारा वोट देने का जो अधिकार है उसमें हम अन्य मुद्दों को तय करते हैं, तय करने का हकदार हमें मिलता है कि हम किस गवर्नमेंट को वोट दें कि वो हमारे इश्यूज को वो सॉल्व सही ढंग से प्रॉपर वे में करे। To act responsibly in the helpful to give a basic knowledge of political ideas and institutions that the shape of the world we live in, यानी कि जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए राजनीतिक विचारों और संस्थाओं को एक बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़ना चाहिए जो इस दुनिया को आकार देते हैं जिसमें हम रहते हैं। तीसरा बात करें तो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सर्कुलरिज्म आर नॉट द एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज इन आवर लाइफ। People daily encounter discriminations of various sorts in films, school, colleges, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तीसरा में, अगर बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन की क्या है, एक अपूर्ण मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रतिदिन अगर बात करते हैं परिवार, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल आदि समय विभिन्न प्रकार के हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चर्चाओं के बारे में अपने विचार और भावनाओं की जांच करने के लिए क्या करता है, तो प्रोत्साहित करता है, यानी कि क्या करने का काम करता है, इनकरेज करने का काम करता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे शासन व्यवस्था की जानकारी हमें पॉलिटिकल थ्योरी देता, फिर लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान देता है, अधिकार एवं जो हमारे फंडामेंटल राइट है या हमारे जो राइट्स हैं और हमारी जो ड्यूटी है उसको समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हेल्प करता है। फिर बात करते हैं इस बारे में जो इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल पीस व इंटरनेशनल बात करते हैं, कोऑपरेट की बात करते हैं तो उसको बढ़ावा देता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जब हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो हम बात करते हैं किसके बारे में, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिक्स, हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इन सब कारणों से हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें सिर्फ हमने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में समझा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा फ्रीडम,
यानी कि स्वतंत्रता। इसमें हमने फ्रीडम बहुत बार यूज वर्ड किया है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यही, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि फ्रीडम है किसे, स्वतंत्र कहते किसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो वीडियो में हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर 2 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब हम जाके अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई एडवाइस देना हो या कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां जाकर के एडवाइस या सजेशन दे सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।